अस्सलाम वालेकुम। टीएस एस्पिरेंट, ये इन्फिनाइट का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी बात हुई थी। उसके बाद आज फिर हमारी बात हो रही, तो चूंकि वक्त कम है लिहाजा हम लोग मुख्तसर अंदाज में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इस बारे में बात करेंगे। असल में जो इसके 3 हिस्से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 हिस्से क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे हम। उसके बाद हम लोग 1-2 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन ही है, तो पहली बात यह है कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये एरिया के अंदर उन चीजों से बहस की जाती जहां पर बच्चे की पैदाइश से लेकर के, पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद घर का माहौल, वहां से फिर स्कूल तक का ये पूरा सिस्टम वहां पर डिस्कशन में आता। देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है। ये अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के अंदर बच्चा अब स्कूल में दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद माहिरीन नफ्सियात के वो कौन से नजरियात है जिनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि बच्चा ये सीख सकता है या वो सीख सकता है, इस हद तक सीख सकता है, इस बारे में हम समझ सकते हैं। वो सेक्शन यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में पेडागोजिकल कंसर्न जो दिया गया है, इसमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट पर बहस की गई है। फिलोसफिकल एस्पेक्ट और साथ साथ न्यू ट्रेंड्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है उनके मुताल्लिक बात की गई है। तो मैं वैसे तो ये सिलेबस के अंदर हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो छोटा सा माइनर डिफरेंस होता हम उसके ऊपर थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त उतना ही है, लिहाजा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज हम डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है, चूंकि अगर बोर्ड रहता तो हम उसको एक्सप्लेन करने में आसानी होती, विदाउट बोर्ड के जो टॉपिक पे हम लोग आसानी से समझ सकते उस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था, वही है कि मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जहां से इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कम से कम 1 या 2 सवाल आपको टच होंगे। और चूंकि ये न्यू ट्रेंड्स भी है, आज के एजुकेशन सिस्टम में यूज भी हो रहा, और एक टीचर के लिए मालूमात का रखना जरूरी भी है। तो चलिए फर्स्ट शुरू करेंगे हम इंट्रोस्पेक्शन। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, मेथड एंड अप्रोचेस। मेथड एंड अप्रोचेस, ये दोनों, इन दोनों में जो फर्क है उसको समझना पहले जरूरी है, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं रहता, इसलिए मैं सिर्फ सरसरी तौर पे इसको बताऊंगा। मेथड यानी तरीका है, अप्रोचेस यानी तर्ज रसाई है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो छोटा स्मॉल डिफरेंस है, वो दोनों चीजें भी है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मेथड के बाद आइन का वर्ड इस्तेमाल हुआ, अप्रोचेस के बाद ऑफ का वर्ड इस्तेमाल हुआ। ये थोड़ा सा फर्क को समझिए आप। द नेक्स्ट हम पहुंचेंगे इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन खुद का मुशाहिदा जो है, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे ये साइंटिफिक अप्रोच है ये, और साइंटिफिक रिसर्च है। ये छोटा सा रिसर्च जो होता है उसके तरीकेकार को यहाँ पर डिस्कस किया गया। इंट्रोस्पेक्शन, खुद का मुशाहिदा। खुद का मुशाहिदा ये सबसे कदीम मुशाहिदा है। जितने हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च है या रिसर्च एटीट्यूड्स है, इन तमाम में सबसे कदीम जो है वो इंट्रोस्पेक्शन है। यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर फर्द अपने बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। वो अकेले में रहता है और अकेले में खुद अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर दूसरे का इससे ताल्लुक नहीं है, खुद का मुशाहिदा है, यानी बातिनी मुशाहिदा है। इसको खुद का मुशाहिदा या बातिनी मुशाहिदा भी कहते हैं, कि अपने अंदर के किन चीजों के बारे में सोचता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि मेरे अंदर कौन सी अच्छाई है और कौन सी कमी है, किन चीजों पर मुझको काबू पाना है और किन चीजों को इख्तियार करना है। यहाँ पर इनके बारे में डिस्कशन होता, और ये एक तवील मुद्दत मुशाहिदा है, बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाला है। और इसके डिमेरिट्स के अंदर ये चीजें हैं कि इसके अंदर खुद की जातियत शामिल होने की गुंजाइश है। यानी मैं अपने बारे में जो कुछ भी लिखूंगा या मैं अपने बारे में जो कुछ भी सोचूंगा, लाजिम बात है नेगेटिव चीजों को मैं बाहर न डालते हुए जो चीजें हैं, पॉजिटिव जो चीजें हो सकती हैं, उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चूंकि आप मुख्तसर अंदाज में सरसरी तौर पर देखेंगे, तो उसके बाद अब यहां से आप इसकी कड़ी को अच्छा जहन में रखिए। फर्स्ट वन हम देखें कि ये तवील मुद्दत है, ज्यादा वक्त दरकार है, और सिर्फ एक आदमी के लिए है, खुद अपना मुशाहिदा करता है। अब इससे हटकर के हम अगर बात करें तो सेकंड वन में आपको आ जाता है, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, यहां पर ऑब्जर्वेशन के भी 2
طریقے ہیں, آبزرویشن کے بھی دو طریقے ہیں, ان کو یاد رکھنا ہے. آبزرویشن کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایک مشاہد کار ہوتا ہے اور جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہاں پر آپ اگر اس کے میرٹس اگر دیکھیں گے یا ڈی میرٹس اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ مشاہدہ آپ بیک وقت کتنے لوگوں کا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 2 یا 3, صرف اتنے لوگوں کا ہی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ بیک وقت مشاہدہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں آپ یہاں پر جو ڈفرنس آ گیا, پہلے فرسٹ ون میں انٹروسپیکشن کے اندر سیلف آپ کا اپنا تھا, لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو مشاہدے کے اندر دونوں چیزیں دیکھنے کو ملی. اب دیکھیے جب مشاہدہ دونوں کا کیا جاتا ہے یا تینوں کا کیا جاتا ہے تو مشاہد کار بھی اس کے متعلق معلومات رکھنے والا ہوتا ہے. یہاں پہ 2 قسم کے مشاہدے کیے جاتے ہیں, نمبر 1 ہے فارمل, نمبر 2 ہے انفارمل. اب یہ فارمل انفارمل کو بعض کتابوں کے اندر کنٹرول اور انکنٹرول بھی دیا گیا ہے. یہ کنٹرول اور انکنٹرول کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشاہدہ جب کیا جاتا ہے تو سامنے والا جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کو پورا کا پورا ماحول فراہم کر دیا جائے, یعنی انڈائریکٹلی آپ اس کو اس ماحول میں چھوڑ دیا جائے جس ماحول میں آپ مشاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں, چھوڑ دیے. اس کے بعد وہ ساری چیزوں کا مشاہدہ اگر کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے, ان چیزوں کو تحریر میں لا لیں گے. اور چونکہ یہ بھی طویل مدتی ہے, اس میں بھی زیادہ وقت درکار ہے. اور انکنٹرول یہاں پر جو چیزیں ہیں وہاں پر زیادہ وقت درکار ہے اور مشاہد کار کو ہمیشہ اس پر نظر رکھنی ہوتی. ہاں, جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول عام طور پہ لیبارٹری کے اندر جو تجربے کیے جاتے ہیں سیم اسی طریقے کا ہوتا ہے. ایک فکسڈ ماحول دیا جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مشاہدہ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ اس کے تجربات پہ ڈسکشن نہیں کرنا ہے, صرف اگزامپل لے کر آگے بڑھنا ہے. جیسے تھارنڈائک کا تھا, اسکنر کا تھا اور کوہلر کا تھا. یہ جو مشاہدات تھے کنٹرولڈ مشاہدات تھے, یعنی ایک لیب میں یا پنجرے میں جانوروں کو قید کیا جاتا تھا, وہاں پر ان پر مشاہدہ کیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں تھی. دین نیکسٹ, اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. انٹرویو. آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی میسج کر رہے ہیں. دیکھیں آپ لوگ, میں سمجھ رہا ہوں کہ آواز پہ اور زیادہ ہمارے یہ سے سوکھے ہم اگر کانسنٹریٹ کریں کہ جو چیزیں بات آ رہی ہے صاف آ رہی ہے تو بہتر رہتا. یہ میسج کرنے میں ہم اپنا وقت اگر برباد کر لیے تو جو چیزیں ہم تک پہنچنی چاہیے وہ صحیح طور پہ نہیں پہنچ سکتی. چلیے نیکسٹ ہم بات کریں گے انٹرویو کی. آپ سیکوینس کو اچھا یاد رکھیے, میں پہلے سے بتا رہا ہوں, آپ سیکوینس کو یاد رکھیے. پہلا سیکوینس تھا خود کا مشاہدہ, دوسرا تھا مشاہدہ کریں گے لیکن وہاں پر کنٹرول ہے کہ صرف 2 یا 3 افراد کا ہی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ انٹرویو میں پہنچیں گے تو انٹرویو میں پہنچنے کے بعد یہاں پر تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اب رہی بات انٹرویو, یہ انٹرویو کتنے وقت کی ہوتی ہے؟ ایک فرد کی انٹرویو آپ کتنے وقت تک لے سکتے ہیں, کتنے منٹ لے سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 40 منٹ, کم سے کم 5 یا 10-15 منٹ. آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, کام کرنے کے 8 گھنٹے ہیں. اگر اس کو ڈیوائڈ کر لیے تو 1 گھنٹے میں اگر 4 یا 5 افراد کی آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو اس طریقے سے 40 تا 50 افراد کی انٹرویو آپ ایک دن میں لے سکتے ہیں. یہاں پر بھی فرد کی تعداد بڑھ رہی ہے, افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے, غور کیجیے, پہلے میں 1, اس کے بعد 2-3, اس کے بعد انٹرویو میں جب پہنچے تو افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب یہاں پر پازیٹیو چیز کیا ہے؟ پازیٹیو چیز یہ ہے, انٹرویوز کے معنی خود یہ ہے کہ دو بدو ملاقات, یعنی انٹرویو لینے والا انٹرویو دینے والا, یہ دونوں آمنے سامنے ہوا کرتے ہیں. اب جب آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت پہلے سے سوالات ترتیب دیے جاتے ہیں جو سوالات انٹرویو دینے والے سے پوچھا جاتا ہے. اس میں پازیٹیو چیز ایک یہ ہے کہ سوالات, فرض کیجئے کہ ایک 4-5 سوال پوچھنے کے بعد جو انٹرویو لینے والا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی کہ ہاں اس وقت یہ سوال پوچھنا ضروری ہے, تو اس سوال کو اس کے اندر انسرٹ کیا جا سکتا ہے, داخل کیا جا سکتا ہے, شامل کیا جا سکتا ہے, تاکہ آسانی سے جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو سکے. اور اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں؟ ڈی میرٹس یہ ہے کہ جب فرد سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے جتنا آنسر جس انداز سے دینا ہے اتنا اس انداز سے آنسر نہیں دے سکتا, یعنی بیاس
यहाँ पर हो सकता है। ऐसे चीजों से वो इन चीजों का वो सहारा ले सकता है जिन चीजों से नेगेटिव एस्पेक्ट उसकी जाहिर ना हो। इसका मतलब ये है कि वाज़ेह तौर पर जवाब आपके सामने तमाम सवालात का नहीं आ सकता है, ये गुंजाइश है। अब उसके बाद जब इंटरव्यू, तो अब दो तरीके की भी इंटरव्यू है, जैसा हम लोग पहले हर चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो एक तो सामने बैठकर इंटरव्यू लेना है, दूसरा आजकल ऑनलाइन इंटरव्यू सिस्टम भी है। ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा आगे की चीज है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। उस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम इसके बाद इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, केस स्टडी। ये केस स्टडी आप अपने डीएड के दौर में, तालीमी दौर में और बीएड के तालीमी दौर में सब लोग कर चुके हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि केस स्टडी क्या होती है और कैसे करना है। इसको उर्दू में मुताले अहवाल कहा जाता है। देखिए, केस स्टडी आमतौर पे, केस स्टडी जो होती है आमतौर पे हम जो एक रिकॉर्ड तैयार करते, उस रिकॉर्ड के अंदर एक तस्वीर ले लेते एक बच्चे की, वो यानी स्कूल में कोई एक बच्चा अच्छा ज़हीन है। हाँ, यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए। हम स्पेशल कैटेगरी को तो ये समझ गए कि ज़हीन बच्चा हो, खूबसूरत बच्चा हो, पंजुम जमात का खूबसूरत ज़हीन बच्चा है, हम उसके मुकम्मल मालूमात ले लिए, बस उस बच्चे से बिठाए और पूछ लिए, लिख दिए, हो गया। केस स्टडी उसको नहीं कहते। केस स्टडी मालूम है, पोर्टफोलियो, सबर कीजिए वहां तक पहुंचने के लिए। अभी हमारे क्या अलीम सर, मैसेज को भी स्टॉप कर दीजिए। नो वन कैन सेंड मैसेज, कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे केस स्टडी की। केस स्टडी के अंदर होता क्या, केस स्टडी में अगर किसी एक बच्चा अगर ज़हीन है या कोई माजूर है, जिस्मानी माजूर है, ज़हनी माजूर है या कोई माजूरी रखने वाला है, तो उसके बारे में मुकम्मल मालूमात, ये माजूरी की वजह क्या है, उनके वालिदैन, उनके घर तक पहुंचना, उनके वालिदैन से मालूमात हासिल करना, फिर उसके बाद एक मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार करना। ना सिर्फ ये रिकॉर्ड तैयार करना, बल्कि जो आपके पास मालूमात है, अगर ना हो तो अपने असातिज़ा से कंसल्ट करते हुए उनके वालिदैन तक उसकी मालूमात पहुंचाना। ये केस स्टडी पूरा मुकम्मल है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी जाए, जैसे मैं भी एक केस स्टडी करा था और वैसे भी बहुत से केस स्टडी को हम पढ़े। देखिए, आमतौर पे जो मालूमात है, इन मालूमात को इम्तिहान की नुक्ते नजर से लेना, दे आर प्योरली प्रोफेशनल, नॉट पर्सनल। हम अपने पर्सनल लाइफ में इसको अगर फौरन हर बात को अप्लाई करना शुरू कर दिए तो बात चीजें ऐसी होती है जो अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये एग्जाम्पल हम जो दे रहे हैं वो एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ये है कि बाज दफा अक्सर ये देखा गया कि क्लासरूम के अंदर बाज बच्चों के होंठ थोड़े से कटे हुए हैं, जबान में लुकनत है। तो इन बच्चों से जब बात की गई कि क्या तुम्हारे घर में और कोई है इस तरीके से बात करने वाले, तो वो बताते हैं कि हाँ, मेरी बहन भी है और दूसरे भी है। क्या आपके वालिदैन भी इससे मुतासिर है? तो जब बच्चे बोलेंगे कि हाँ नहीं, हमारे वालिदैन इससे मुतासिर नहीं है या वो लोग अच्छा बात करते हैं, तो जब हम बच्चों को अच्छी बात में लाते हैं, हम ये पूछेंगे कि हाँ, आपके वालिदैन शायद हो सकता रिश्तेदार हैं, खलेरी बहन, खलेरे भाई, फुपेरी बहन, फुपेरे भाई, ऐसे कोई रिश्ते हो सकते हैं। तो जब बच्चे बेसाख्ता तौर पर बता देते हैं कि हाँ हाँ, वो रिश्तेदार हैं हमारे, वो लोग दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, या फिर आप उनके घर जाके उनके वालिदैन से पूछ सकते हैं। तो साइंस ये बताती कि इन रिश्तों में बहुत से ऐसी चीजें, कमियां या कमजोरियां पाई जाती है जो जबान की लुकनत का है या जिस्मानी माजूरी का है। ये साइंस बता रही है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो ये चीजें हैं जो रिसर्च के अंदर देखी गई, जो मैं आपके सामने बता दिया। तो ऐसा होता है केस स्टडी के अंदर हम पूरी मुकम्मल मालूमात लेंगे, लेकर के वहां पर रिकॉर्ड रखेंगे। अगर कोई सवाल इस ताल्लुक से पूछा गया तो आप इसको तफसील से बताना है। दूसरा है इसके बाद एक्सपेरिमेंटल। ये तो सबको मालूम है, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर बाहर अगर किसी फर्द के बारे में उसके जज्बाती इजहार जो होता है, वो जज्बाती इजहार उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर आप उसको तजुर्बाती तौर पर जज्बाती इजहार करने पर मजबूर करेंगे तो वो नहीं कर सकता, इसलिए कि एक बच्चा अपने इमोशंस, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के माने हम उस एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएंगे जो एक लैब होता, वहां पर पूरे इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते, वो सारी चीजें होती, ये वहां पर उसका तस्करा नहीं है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड के माने ये है कि तालिब इल्म जिस तरीके से मुशाहिदा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट, आप अपने नजरियाती तौर पर जो मालूमात आपके पास है, उन मालूमात को पहुंचाकर या फिर मालूमात को बगैर पहुंचाए उस बच्चे को वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए बच्चा अपने नजरों के सामने
किसी का मर्डर होता हुआ देख लिया या कोई एक ऐसी अनहोनी बात होती हुई देख लिया, तो वो एक तजुर्बा उसके सामने आ गया। अब वो तजुर्बे को आप कंट्रोल्ड हालत में ला करके एक कमरे के अंदर या फिर मुकम्मल ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके अगर उसके सामने वो अमल किया जाए, तब वो अपने जज्बात का इजहार उस तरीके से नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बताना ये है कि एक बच्चा घर से स्कूल को जब पहुंचता तो किन हालात से गुजरता है, किन तजुर्बात से गुजरता है, वो तमाम चीजों के बारे में एक मुअल्लिम को जानना जरूरी हो जाता। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखिए अभी मैसेज में पूछा गया था कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड पहले से है, लेकिन अब हम इसको टेट जब से आ गया, जब से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, या एलईपी जब चल रहा है, वहां पर भी इसका बहुत से तस्करा किया गया। मैं एक दो मिसालें इसके पास दूंगा। पहली बात तो ये है कि निसाब और करिकुलम, इन दोनों में फर्क क्या है। अगर हम इसको जान लिए तब इसको जानना बहुत आसान हो जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखिए निसाब वो है जो एक मुकर्ररा वक्त में प्रिस्क्राइब्ड मवाद को पढ़ाया जाता है, जबकि करिकुलम वो है जो निसाब, हम निसाब और जायद निसाब, इन तमाम चीजों को, पूरे एक्टिविटीज को मिलाकर के करिकुलम कहा जाता है। अब यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड का तस्करा है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड हर फर्द का तैयार किया जाता है जो बच्चा अपने तौर से जिस सेक्शन में वो दिलचस्पी रखता है, वो सेक्शन में अपने आप को पेश करके, उसका इजहार करके, तहरीरी तौर पर हो, तकरीरी तौर पर हो, या फिर उसके जितनी भी तख्लीकी सलाहियतें हैं, इन तमाम को, देखिए वीडियो ऑन मत कीजिए आप लोग, उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड में तहरीर किया जाता है, रिकॉर्ड में उसको महफूज किया जाता है। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड आपको फॉर्मेटिव के लिए भी काम आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है। जब वहां पर आएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, वहां पर उसको देखेंगे हम। हाँ, तो ये यहाँ पर अप्रोचेस के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बाद आपको देखना है कि क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर में देखिए हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे कि इंटरव्यू के बाद क्वेश्चनेयर का अगर हम इसके सीक्वेंस में लेंगे तो क्वेश्चनेयर सवालनामा, चंद सवालात तरतीब दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जिसको क्वेश्चनेयर दिया जाता है, जैसे फर्ज कीजिए मैं क्वेश्चनेयर तैयार कर लिया, तो मैं जो क्वेश्चनेयर तैयार करूंगा, मुझे जो जरूरत है उसके मुताबिक सवालात तैयार करूंगा, ना कि मैं जिनका इम्तिहान लेना है या फिर जिनको सवालात दूंगा उनके लिए उनके मुताबिक वो सवालात नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात तय है कि क्वेश्चनेयर सिर्फ उनको दिया जाता है जिस फील्ड से वो ताल्लुक रखते हैं। जैसे अगर मैं तालीमी मैदान से ताल्लुक रखने वाला कोई सवाल का हल तलाश करना है या उसके माने मालूम करना है या फिर उसके मुताल्लिक जवाब तलाश करना है, तब मैं सवालात को तरतीब देकर, यानी तालीमी पसमानदगी के असबाब क्या हैं, अगर मैं टॉपिक लिया, अब उसके अंदर आपका नाम, वालिद का नाम, तालीमी कहाँ तक तालीमी काबिलियत है, आपकी तालीमी काबिलियत, दिलचस्पी, पसंद, ये चंद सवालात में तहरीर कर करके अगर मैं किसी सामने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चों को अगर दे दिया तो वो उसी से मुताल्लिक जवाब देंगे। अगर वहां पर मैं पूछा कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसे निकालना और पैसे डालना, एटीएम, आईएफएससी कोड, इनका क्या ताल्लुक है, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इनसे वाकिफ रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, ये उनका सब्जेक्ट नहीं होता। ये सवाल अगर मैं लेना है क्वेश्चनर तो बैंक वालों को देना है। तो जो सेक्शन है, जो डिपार्टमेंट है, जो सब्जेक्ट है, उनसे ताल्लुक रखने वाले सवालात को तरतीब देना। कभी कभी क्वेश्चनर जनरल भी हुआ करता है, जनरल क्वेश्चनर भी हुआ करता है, लेकिन हम क्योंकि स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाला, तो हम एजुकेशन की ही बात करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चनर तैयार किया जाता है। लेकिन इसके यहाँ पर चूंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा चंद अफराद थे इंटरव्यू के अंदर, क्वेश्चनर में एक साथ आप हजारों की तादाद में अफराद को सवालनामा उनके हाथ में थमा दिया जा सकता है। बैक वक्त उनसे जवाबात लिए जा सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में सही जवाब आने की गुंजाइश कम थी, यहाँ पर चूंकि फर्द सामने नहीं होता तो उसको ये नहीं मालूम होता कि क्वेश्चनर में चूंकि नाम लिखना नहीं होता, तो वो अपने आप खुले तौर पर, खुले जहन से जवाब देने के काबिल बनता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर इसका डिमेरिट ये है कि जिस तरीके से इंटरव्यू लेने वाला किसी सवाल को इंसर्ट कर सकता था, सवालनामे में, क्वेश्चनर में इंसर्ट नहीं कर सकता है। जिसका जवाब, जिसको क्वेश्चनर दिया जा रहा है उसको मालूम है तब लिखेगा, अगर नहीं मालूम है तो वो छोड़ देगा। ये इसका एक डिमेरिट है। और कम वक्त के अंदर ज्यादा अफराद के मुताल्लिक हम उनकी दिलचस्पी, मालूमात और उनका बैकग्राउंड
मालूम कर सकते हैं। अब उसके बाद आइए रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल देखिए, ये रेटिंग स्केल हम अब एग्जामिनेशन सेक्शन में इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। न सिर्फ हम एजुकेशन सिस्टम में बल्कि बड़े बड़े कंपनीज के अंदर भी रेटिंग स्केल इस्तेमाल होता है। ये रेटिंग स्केल 3 पॉइंट हो सकता, 5 पॉइंट हो सकता, 7 पॉइंट हो सकता, 9 पॉइंट हो सकता है। अच्छा, ये लाया क्यों गया? असल ये है क्या? देखिए, आप लोग भी 10वीं जमात का जब कामयाब कर लिए तो 10वीं जमात में आपको कहीं पर भी मार्क्स एंटर नहीं है, वहां पर मार्क्स लिखे हुए नहीं है, वहां पर A+A, B+B, C, D, E, ये 7 पॉइंट स्केल है। मतलब A+ के लिए दिया गया कि 92 से 100 जो निशानात लाएंगे उनको A+ दिया जाए। फर्ज कीजिए किसी इम्तिहान में मैं 92 नंबर लाया, आप 99 नंबर ला लिए, तब आपको भी A+ दिया जाएगा और मुझको भी A+ दिया जाएगा। क्योंकि आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले जब एमसेट था, नीट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मेडिकल के लिए और दूसरे सेक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हुआ करते थे, वहां पर अक्सर बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर अपने आप को खुदकशी के हवाले कर देते थे, अपने आप को खत्म कर देते थे। तो इसकी रोकथाम के लिए भी और भी दूसरी चीजें थी, उन तमाम को मद्देनजर रखकर रेटिंग स्केल को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले से तो था, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इस पर अमल करना शुरू किया गया। रेटिंग स्केल के बाद यहां पर आपके अप्रोचेस सेंड होते हैं। देन नेक्स्ट आता क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, ये दोनों मेथड है, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। नाम से खुद इसके अंदर खुद है। लॉन्गिट्यूडनल वो तरीकेकार है रिसर्च का, वो तरीकेकार है तहकीक का जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होकर चलने वाला होता है। फर्ज कीजिए जैसे सचार कमेटी थी, ये सचार कमेटी के अंदर पेश किया कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी, माशी पसमानदगी के बारे में यहाँ पर एक जामे रिपोर्ट पेश की गई थी। इसी तरह के, वो तो सिर्फ मैं बताया लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं है लॉन्गिट्यूडनल का, इसी तरह के बाज ऐसे रिसर्चेस होते, तहकीक होती कि जो नस्ल दर नस्ल इसको मुंतकिल होते हैं। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च इसके अंदर लिया जा सकता है, यानी तहकीक आप चल रही है, काम चल रहा है लॉन्ग रन में, फिर उसके बाद मौखिक जो है वो अगर किसी वजह से उसका इंतकाल हो गया या वो छोड़ दिया, हट गया, बाद में आने वाले उसको फिर लेकर आगे बढ़ते रहते हैं और इसके जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स वक्त के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल है, ये क्रॉस सेक्शनल के लिए देखिए कोई एक इसके ये जो तरीकेकार है, ये तरीकेकार है। फर्ज कीजिए कि आपको लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल दोनों में एक बच्चे की पैदाइश के बाद वो बच्चे की मुकम्मिल मालूमात का अहाता करना है। तो फर्ज कीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, यानी उसकी मौत तक के ये पूरे सेक्शंस को बना करके लिखना और फिर उनकी नस्ल के बारे में तहकीक करना, ये लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आता है। एक एग्जाम्पल है, क्रॉस सेक्शनल के अंदर ऐसा नहीं होता। कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप एज ग्रुप ले सकते हैं या फिर दूसरे सेक्शन का वहां पर अहाता किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या करेंगे, 5 साल की उम्र वाले बच्चे बैक वक्त उनके ऊपर फर्ज कीजिए 1 साल के अंदर आपको देखना है ड्यूरेशन, तो 5 साल की उम्र के बच्चे, फिर 5, 6 था 10 साल, 15 था 20 साल, इस तरीके से उम्र के बच्चों पर जो आपको उन पर रिसर्च करना है या मालूमात हासिल करना है, ये कम वक्त के अंदर ज्यादा से ज्यादा डाटा हासिल करने का तरीकेकार है। यह है आपके मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि इसके अंदर और भी दूसरी चीजें हैं, डिफेंस मैकेनिज्म भी है, और चूंकि इसके ऊपर ज्यादातर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता, मैं थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म पे बात करना चाह रहा हूँ। हमारे अलीम साहब अगर है इजाजत है तो डिफेंस मैकेनिज्म पे कुछ बात करेंगे। अलीम साहब, चलिए ठीक है सर, मसरूफ है तो डिफेंस मैकेनिज्म पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के अंदर जो थियरीज है वो थियरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, गेस्टाल्ट है, ऑब्जर्वेशनल है। ये थियरीज भी इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या डिफरेंसेस है इसको भी देखना है, क्योंकि तवील एक पूरा सेक्शन है। अब हम थोड़ा सा पर्सनालिटी पर डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करा था कि एडजस्टमेंट, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल हेल्थ। तो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी चीज है जहां पर
किसी चीज के बारे में सवाल आने की गुंजाइश ज्यादा होती है, तो हम डिफेंस मैकेनिज्म को देखेंगे। देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आप डिफेंस मैकेनिज्म तक पहुंचना है तो पर्सनालिटी का जो डेफिनेशन है उस तक जाना है। पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या है और पर्सनालिटी के डेफिनेशन को किसने पेश किया, ये सब कॉमन चीजें हैं, उन चीजों को देख लीजिए आप। तो उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे ज्यादा जिसे हमको सिलेबस के अंदर जो देखना है वो है सिगमंड फ्राइड, जिसको फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं या साइको एनालिसिस भी कहते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, और इसके नजरिए को साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहा जाता है, और साइको डायनामिक थ्योरी भी इसको कहते हैं, और 5 स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, सेक्सियो एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है, सेक्सियो एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये नामों से उसको जाना जाता है। कोई भी अगर नाम इम्तिहान में दिया गया तो आप उसको याद रखना। फर्स्ट वन है जो फेमस है साइको एनालिटिक थ्योरी या साइको डायनामिक थ्योरी या फ्रूट 5 स्टेज थ्योरी या फिर लास्ट में सेक्सियो एनालिटिकल थ्योरी। असल फ्रूट किन चीजों को पेश करा, वो कौन सी चीजें थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे। शख्सियत की जो साख्त है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। कुरान करीम के अंदर जिसका तस्करा है, हम वहां पर डीप में गए बगैर इनका इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नफ्स 3 तरह के होते हैं, उन 3 तरह के जो नफ्स हैं उनके बारे में कुरान के अंदर तस्करा है। ये सिर्फ उसको पेश किया है जो कहा गया कि इड, ईगो, सुपर ईगो। यहां पर सबको मालूम है कि इड किसे कहते हैं, ईगो किसे कहते हैं और सुपर ईगो किसे कहते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले इड की। ये पैदाइशी तौर पर हर फर्द के साथ होता है और इसके अंदर ख्वाहिशात होती हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आप जहन में रखिए कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट को हमेशा जहन में रखते जाइए। इड वो ख्वाहिशात के बारे में डिस्कस करता है जो मनफी होती हैं। फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पर आप इम्तिहान लिख रहे हैं, किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता, तो अब आप क्या करेंगे, आपका दिल चाहेगा, यानी पैदाइशी तौर पे हर फर्द के अंदर ये पाया जाता है कि मैं किसी से पूछूं या फिर वो जवाब हासिल कर लूं या देख कर लिखूं या फिर चीटिंग करूं। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो ख्वाहिश पैदा हो रही है, ये जो सिचुएशन पूरा रहता, इसको इड मंजर आम पर लाता है। अब सुपर ईगो, इड को थोड़ा सा रोकिए। सुपर ईगो क्या करता है, ये वैल्यूज की बात करता है, अकदार। देखिए, मैं इम्तिहान में बैठा हुआ हूं, अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा, तो मैं ये तलाश करूंगा कि मेरे बाजू कौन है, उनसे जवाब हासिल करूं। लेकिन फिर मेरे जहन में, मेरे दिल में ये बात आती, मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनैलिटी इस चीज की इजाजत नहीं देती और ये देखती कि अगर मैं लिखा तो या देखा तो ये गलत बात है, मैं चोरी नहीं करना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया तो हो गया, लेकिन मैं चोरी नहीं करना। ये वैल्यूज की जो बात करता, ये सुपर ईगो है। लेकिन ईगो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर फर्द में होना जरूरी है, और ईगो ही दोनों चीजों को बैलेंस करता है। इड को भी बैलेंस करता है और सुपर ईगो को भी बैलेंस करता है। अब देखेंगे, अरे ये तो नई बात होगी, हम तो समझ रहे थे ईगो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव चीजों की बात करता है, क्योंकि हम लोग बोलते ना, अरे इसमें ईगो तो बहुत है, ये तो ईगो वाला है, ये ईगो वाली है, ये तो इनके अंदर एटीट्यूड दिख रहा है, ये तो ईगो है। दरअसल हम उसके कॉन्सेप्ट को गलत समझे। ईगो क्या काम ये है कि वो इड से होने वाली या निकलने वाली जो ख्वाहिशात है, उन ख्वाहिशात को बैलेंस करना। अब वो ये बताता, नहीं ये काम गलत है, हम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ईगो थोड़ा सा अगर स्ट्रांग हो रहा तो सुपर ईगो उस पर गालिब आ जाता है, वरना अगर आप गलती कर दिए तब समझ जाना चाहिए कि इड आपका गालिब आ गया। किस पर? ईगो पर। तब सुपर ईगो खत्म हो जाता। तो ये चीजें हैं। तो इड जो है रियलिटी की बात करता, बैलेंसिंग की बात करता, तो लिहाजा यहीं पर जो दोनों को बैलेंस करना है, वहीं से चीज शुरू होती है डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म ईगो से ताल्लुक रखने वाला, इड और सुपर ईगो से नहीं। तो आप जहन में रखिए, बैलेंस की बात हो रही, पर्सनालिटी के बैलेंस की बात हो रही, तो लिहाजा आप
यहाँ पर जिन चीजों का भी तस्करा करेंगे वो ईगो से ताल्लुक रखने वाली रहेंगी. तो डिफेंस मैकेनिज्म 100 से तकरीबन 100 से ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन उनमें जो इम्तिहानों में अब तक पूछा गया, जिनका अहाता किया गया, वो जरूरी है एजुकेशन से रिलेट करने वाले, वो सिर्फ चंद है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले है डिनेल, DENIAL, डिनेल. इसके माने है अचानक चौंक जाना. यानी इसकी एग्जाम्पल देखिए. फर्ज कीजिए कि आप इम्तिहान लिखे, मैं इम्तिहान लिखा, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा सामने वाले पे लिए तो तकलीफ होती, इसलिए हर एग्जाम्पल मैं अपने आप पे लेता हूं. मैं इम्तिहान लिखा, मुझको मालूम है मैं इम्तिहान कैसा लिखा, और मैं कामयाब हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं वो मुझे मालूम है. अब मैं क्या करूंगा, इम्तिहान का रिजल्ट आया तो मैं अपने फ्रेंड को पहले बोलूंगा, मेरे अपने दोस्त को बताऊंगा, ये बताऊंगी कि देखो मेरा रिजल्ट मालूम करो, हॉल टिकट नंबर ये है, इसलिए कि मेरे अम्मी अब्बू दोनों भी पूछ रहे हैं, मेरे भाइयां भी पूछ रहे हैं, बहनें भी पूछ रहे हैं, इसलिए कि अगर वो रिजल्ट दे दी तो मेरा वो इम्तिहान का पर्चा था नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं गुजरा, लिहाजा क्या करो तुम मालूम करके मेरे को अलग से बोलो. अपने राजदार दोस्त को दे दिए, वो दोस्त रिजल्ट देख लिया, आप कामयाब हो गए. तो आप जब कामयाब हो गए तो वो दोस्त आपको फोन करके बोलता है कि अरे आप तो कामयाब हो गए, आप पास हो गए. तो फौरन हमारी जबान से जो लफ्ज निकलता है वो ये, अरे हट नहीं होता, जरा अच्छा देखो मेरा वो रिजल्ट है, जरा फिर एक बार देखो. नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया. तब यहां पर फौरन आप उसको कबूल नहीं करते. ये एग्जाम्पल से अच्छा आप समझ सकते जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर जिसको इस्तेमाल भी करते, आमतौर पे सीरियल्स वगैरह में देखा जाता कि एक सीन ऐसा आ जाता कि जहां पर कोई एक हादसा पेश आ जाता किसी फर्द के साथ, कोई एक शख्स है जिसका हादसा पेश आ गया और वो इंतकाल कर गया. अब वहां से फोन आया, दूसरा आदमी आके बोलता कि देखिए आपके शौहर का या भाई का फलाने एक शख्स का इंतकाल हो गया. तो फौरन जबान से क्या निकलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो बताया जा रहा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहा जाता है डिनेल. द नेक्स्ट इज, डिनेल को क्या है, रियलिटी को कबूल ना करना, है ना, कबूल करने से मना कर देना, इसके माने लिए जाते हैं. नंबर 2 है डिस्प्लेसमेंट. इसके ऊपर सवाल अब तक पूछा गया, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या. आमतौर पे देखेंगे आप लोग भी इस सेक्शन से गुजरे, आप इम्तिहान अच्छा लिखे लेकिन आपको जितने मार्क्स आने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आए. अब आप क्या करेंगे, घर पे दोस्त को घर के अफराद को, दोस्तों को आप ये बोलेंगे मैं तो इम्तिहान अच्छा लिखा था मगर मेरे को उतने नंबर नहीं आए जितने आना चाहिए. वो जांचने वाले जो सार थे उन्होंने घर में लड़ लेके आके इधर गुस्सा निकाले होंगे. आज क्या बात है, सार गुस्से में दिख रहे हैं, घर में लड़ लेके आए क्या, इन लोगों को गुस्सा कर दिया. मतलब ये है कि एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पे जाहिर करना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. इसकी और एक एग्जांपल भी है कि अगर फर्ज कीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे को बॉस बुला के बोले कि ये काम आप सही वक्त पे नहीं करे, सही ढंग से नहीं करे, गुस्सा कर दिए सबके सामने, तो क्या मैं बॉस को उठा के मार देता हूं, गुस्सा कर देता हूं मैं. अब घर में आ जाते हैं, घर में आने के बाद हमारे चेहरे को देख के घर में समझ जाते, फौरन बोलते कुछ हुआ क्या. रोजाना पानी नहीं दिए तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस दिन अगर पानी देने में देर करे तो फौरन बरस जाना शुरू हो जाता. पानी देना नहीं मालूम, मतलब एक तरफ का गुस्सा दूसरी तरफ जाहिर करना, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहां पर एक एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं. दूसरा है फैंटेसी, तीसरा है फैंटेसी यानी डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देखना. आमतौर पे होता कि हम लोग कभी कभी क्लासरूम में भी बैठे हुए रहते, फौरन अचानक सार पढ़ाते रहते लेकिन हम ख्वाबों में खो जाते. सार 2-3 बार नाम लेने के बाद भी नहीं उठते. हम क्या सोचते, हम ये सोचते कि अब हमारे घर में मेहमान है, घर में शादी है ना, तो फलानी चीज है. या फिर मैं आते वक्त रास्ते में देखा कि एक आदमी था हमारे घर के पास, उन्हें पहले कुछ भी नहीं था, अब क्या करा, उन्हें एक बड़ी गाड़ी से उतर रहा, अच्छे कपड़े है, बड़े पैसे वाला है, तो मैं क्या करना, फिर मैं भी वैसा बनना, वो तो क्या करना, चोरी करना, मैं अच्छा पढ़ना, शॉर्टकट रास्ता क्या है, ये सब चीजें जो सोचते रहते, दैट इज टू बी नोन एज फैंटेसी, दिन में ख्वाब देखना. मैं आपको पहले ही बता दिया नेगेटिव एस्पेक्ट यहां पर ज्यादा होता है. कोई भी ये नहीं देखते अरे वो शख्स तो मेहनत करके आगे बढ़ गया, चलो मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ये कोई नहीं सोचते. शॉर्टकट रास्ते तलाश करते कि मैं कितना शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाऊं,
اور کتنا شارٹ کٹ طریقے سے کوئی سی چیز حاصل کروں. نیکسٹ ہے آئیڈینٹیفیکیشن. اب دیکھیے آئیڈینٹیفیکیشن یہ آپ بھی کرتے ہم بھی کرتے. اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہو رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اذان تک میں اس کو میوٹ کر دوں, تو اس کے بعد اذان کے بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی چونکہ اذان ہو رہی تھی تو میں میسیجز چیک کرا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ انٹرسپیکشن کے بانی کون ہے, آبزرویشن کے بانی کون ہے, یہ کون ہے. دیکھیے آپ لوگ ٹیٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, یہاں پر پریویس پیپرز نکال کر دیکھیے, ڈائریکٹ کوشچن کی امید ہرگز مت رکھیے آپ. یہ کون, امریکہ تھارنڈائک کا تعلق کہاں سے ہے, روسو کون سی کتاب لکھے ہے, شاذ و نادر کوئی ایک سوال آیا تو آ سکتا. یہاں پر اپلیکیبل کوشچنس رہیں گے, آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹ کر کے پوچھنے والے کوشچنس رہیں گے, تو پریکٹیکل کوشچنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ انگریزی کے ورڈز استعمال کریں تو بہتر ہے. دیکھیے انگریزی کے ورڈز استعمال کرنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اکثریت اردو میڈیم کی ہے, تو فائدہ جہاں پر زیادہ کی گنجائش ہے ان کو بہتر ہے. پھر بھی ہم یہاں پر انگریزی کے ورڈز استعمال کر رہے ہیں, جب سے جو ڈینیل ہے, ڈسپلیسمنٹ ہے, فینٹیسی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن, یہ سارے انگریزی کے ورڈ ہے. ایکسپلینیشن البتہ اردو میں ہو رہا, چونکہ اگر ایک ہی ورڈ کو اردو اور انگریزی میں ایکسپلین کرنا ہے تو وقت زیادہ درکار ہے. ہمارے پاس اور صرف 10 منٹ باقی ہے, چونکہ اس کے بعد اور ایک کلاس ہے, 8:30 تک ہی مجھے ٹائم دیا گیا, تو لہٰذا میں اس کو یہیں پر کلوز کروں گا. تو آئیے آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا اسپیڈ کم کرنے کی بات بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, اس پر ہم سوچ سکتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر دیکھیے یہ کیا ہے, یہ آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. مطلب میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ حیدرآباد پہ دیکھے ہوں گے ٹینک بنڈ پر کوئی ایک سمبل نشان لگا دیا گیا, محبت کا کوئی نشان لگا دیا گیا, اب لوگ وہاں پر جا کر کے فوٹو لیتے.
یا پھر چار مینار کے پاس کھڑے کر فوٹو لیتے. آپ کی اپنی یا میری اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن میں اس کے پاس کھڑے کر کے فوٹو لیا تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہوں میں کہ میں یہاں پر کھڑا فلانی چیز سے. میں اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی شناخت بنانا یا کسی مشہور مقام شخصیت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا, دیٹ از آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن جب بتایا گیا تو آئسولیشن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. آئسولیشن اپنے آپ کو الگ کرنا. جیسے آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر دیکھیے آپ, جیسے فرض کیجئے آپ کا اگر نہیں, الحمدللہ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, چونکہ نظام آباد ہے, پورے تلنگانہ سے یہاں پر جوائن ہوئے ہیں, چونکہ یہ سیکشن نظام آباد کا ہے, ہمارے علیم صاحب نظام آباد سے تعلق رکھ رہے ہیں تو میں وہاں کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ تبارک اسکول میں آپ کو کوچنگ دی جا رہی, وہاں پر زیادہ سے زیادہ رینکس حاصل ہوئے سمجھیے, تو آپ کو یہ پوچھا گیا کہ آپ کو ٹیٹ کی کوچنگ ہو سکتا ہے آپ دوسری جگہ بھی لیے ہوں گے, تیسری جگہ بھی لیے ہوں, کسی سے بھی سیکھے ہوں گے, لیکن وہاں پہ زیادہ رینک آنے کی وجہ سے آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کہاں پر کوچنگ لیے تو فوراً آپ یہ بولتے کہ میں تو تبارک اسکول سے کوچنگ لی, اس لیے کہ اس کا مقام نام اونچا ہے تو اپنے آپ کو اس سے جوڑ کے پیش کرتے. اسی طرح آئسولیشن ہے سمجھیے. فرض کیجئے کہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر کوئی ایک حادثہ پیش آیا, مطلب کوئی لڑکا اگر گر گیا, مار لگ گیا, انتقال ہو گیا, دونوں آپس میں لڑ لیے, وہ وہاں پر کوئی اچھا وہاں کا ماحول نہیں ہے. اگر آپ وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, اگر کوئی پوچھ لے کہ آپ کا ایجوکیشن کہاں سے ہوا, تو کوئی لڑکا لڑکی یہ نہیں بتاتا کہ میرا ایجوکیشن فلانے اسکول سے ہوا, اس لیے کہ سب کو معلوم وہ بدنام اسکول ہے, وہ بدنام مقام ہے. اگر میں اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیا تو میرے بارے میں بھی غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے, تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں ہم, اسی لیے اس کو آئسولیشن یہاں پہ کہا گیا, یعنی اپنے آپ کو بدنام چیزوں سے الگ کر لینا آئسولیشن ہے. نیکسٹ ہے پروجیکشن. پروجیکشن میں دیکھیے کیا ہوتا, عام طور پہ اپنی غلطی کو دوسروں کے اوپر تھوپنا, اس کو پروجیکشن کہا جاتا. چلیے اگزامپل ہم اپنے گھر کی لے لیں گے. فرض کیجئے آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں, گھر کی صفائی کرنے کے دوران میں وہاں پر میز پر ایک کانچ کا گلاس رکھا ہوا ہے, آپ نہیں دیکھے, آپ صفائی کرتے کرتے ہاتھ لگ گیا, کپڑا لگ گیا, وہ گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب دیکھیے غلطی کس کی ہے, آپ کا ہاتھ لگا, لیکن آپ کے زبان سے جو سوال نکلے گا وہ کیا رہتا, یہ گلاس یہاں پہ کون رکھے. آپ یہ نہیں بولتے ارے میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا, پھٹ گیا. آپ کیا کرتے, اپنی غلطی کو سامنے والے پہ ڈال دیتے. آپ یہ پوچھتے کہ ارے یہ گلاس یہاں پر کون رکھے, پہلا سوال یہ رہتا. اس کے بعد اس سے کنٹینیوشن چیزیں چلتی رہتی. تو اس کو پروجیکشن کہا جاتا ہے. اب دیکھیے ایجوکیشن سسٹم پہ اگر بات کریں ہم, تو یہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس اس کو یہ بہانہ بناتے رہتے. کیا ہوتا, آپ کا اگر امتحان ہو رہا سمجھیے, ہو سکتا 5 منٹ آپ کا پیپر دیر سے دے دیے, تو آپ کیا کرتے, 5 منٹ دیر سے دیے تو آپ کے فرض کیجئے 15-20 سوال چھوٹ گئے, نہ آبجیکٹو بھی چھوٹ گئے. آپ باہر نکل کے کیا بولتے, وہ سار نہیں 5 منٹ پیپر دیر سے دیے, اگر پہلے ٹائم پہ دیتے نا تو میں پورا پیپر کرتی تھی. یہ لوگ 5 منٹ میں 25 سوالات کر سکتے تھے. تو یہ جو ہوتا نا, اپنی غلطی چھپانے سامنے والے پہ ڈالنا پروجیکشن کہا جاتا ہے. اور بھی ڈفرنٹ ایگزامپلس ہے, اتنا وقت نہیں ہے. تو نیکسٹ ہے ریشنلائزیشن. ریشنلائزیشن میں کیا ہے, اپنے غلط جواب کی دلیلیں دینا. یعنی اپنا جواب تو غلط رہتا لیکن اس کی دلیلیں دینا, غلط جواب کو صحیح بتانے کے لیے دلیلیں دینا. اس کا ایگزامپل دیکھیے, اگر فرض کیجئے آپ کے والدین آپ کو 100 روپے دیے, چلر نہیں ہے, آپ امتحان کے لیے پین خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ گئے پین خریدے, تو وہ پین 10 روپے میں بھی آ سکتا تھا, لیکن آپ پین خریدے 50-60 روپے کا. گھر آنے کے بعد بولے کہ یہ میں پین باقی کے پیسے واپس کرے, تو آپ کے پیرنٹ آپ سے پوچھے یہ پین اتنا مہنگا کیوں خریدے, جواب آپ کا غلط جواب یہ رہتا کہ یہ پین اس لیے خریدے کیونکہ یہ پین لکھنے سے میں پاس ہو جاتی. اب پین کا پاس ہونے سے کیا تعلق ہے, اب دلیلیں دیتے کہ میرے فلانے دوست بھی ایسا لیے تھے, انہوں ایسا لکھنے سے ایسا ہوا تھا, وہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. تو اپنے غلط جواب کو صحیح بتانے کے لیے دلیلیں دینا. نیکسٹ ہے ریئیکشن فارمیشن. چونکہ ہمارے پاس وقت صرف 5 منٹ ہے اور 2-3 چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں. ریئیکشن فارمیشن, اس کو ایک سینٹنس میں یہ کہا جا سکتا, انسان کی شخصیت سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور. اس کو ریئیکشن فارمیشن کہتے ہیں. یعنی سامنے کچھ اور ہوتا, پیچھے کچھ اور ہوتا. جیسے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ گھر میں ہیں,
گھر پہ کوئی ایسی حرکت ہو گئی یا کوئی ایسا غلط کام ہو گیا یا زبان درازی ہو گئی کہ آپ ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہیں, آپ کا دل چاہ رہا کہ سامنے والا کا منہ توڑ دوں, آپ توڑ سکتے, مار سکتے. آپ کے وائف ہے یا آپ کے ہسبینڈ ہے, سمجھیے غصہ آ گیا, مار سکتے, مرڈر کر دینا دل بولتا, کر سکتے, نہیں کر سکتے. یعنی شخصیت سامنے کچھ اور ہے, پیچھے کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور رہتا, کچھ کام کرنا. اسی کو کہتے ہیں ریئیکشن فارمیشن. سچویشن کے حساب سے وہ کریٹ ہوتا. یہاں پر ایک چیز اچھا یاد رکھیے, اپنی جو شخصیت ہے سپر ایگو وہاں پر اڈ کے مطابق کام کرتا ہے. یعنی سپر ایگو جو ہوتا ہے وہ اڈ کے مطابق کام کرتا ہے. نیکسٹ ون ہے ریپریشن. ریپریشن کیا ہے؟ یہاں پر اپنے خواہشات کو دبانا ہوتا ہے. یہاں پر اپنے جو خواہشات ہوتے ہیں ان خواہشات کو دبانا ہوتا ہے. سپر ایگو بھی یہاں پر ایگو اور سپر ایگو دونوں بھی ایڈ پر غالب آ جاتے ہیں. سماج کے اندر جتنے بھی اپنی اچھی اور بری یعنی شارٹ کٹ طریقے ہم استعمال کر کے اپنے جو خواہشات ہوتے ہیں ان کو دبانا یہاں پر ہوتا ہے. نیکسٹ ہے امپورٹنٹ سبلیمیشن. اس کو اچھا سنیے, امتحان میں کئی بار پوچھا گیا. پروجیکشن, سبلیمیشن, ڈسپلیسمنٹ, فینٹیسی, آئیڈینٹیفیکیشن. اس کو امتحان میں کئی بار پوچھا گیا. اب یہ سبلیمیشن ہے کیا؟ انسان کے اندر جو خواہش ہے وہ خواہش ایک جگہ پر قابل قبول ہے اور دوسری جگہ پر قابل قبول نہیں ہے. اس کو سبلیمیشن کہا جاتا ہے. اب بولیں گے یہ کون سی خواہش ہے جو ایک جگہ قابل قبول ہے دوسری جگہ قابل قبول نہیں ہے؟ نیگیٹو ایسپیکٹ ذہن میں رکھیے. نیگیٹو جیسے فرض کیجئے ایک فرد ہے, میں ہوں, میرے کو بار بار غصہ آ رہا. اب میں کیا کر رہا ہوں, تو غصہ آئے تو میرے کو مارنا دل بھر رہا. میں گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پکڑ کے مارنا شروع کر سکتا ہوں؟ نہیں مار سکتے. ہم گھر میں پیرنٹس ہیں, بھائی بہن ہیں, بچے ہیں, مارنا شروع کر سکتے. اب باہر نکلے تو باہر دوست احباب ہے جو بھی مل رہے ہیں روڈ پہ جا رہے ہیں رکا رہے ہیں مارنا شروع کر رہے ہیں. خواہش ہے میری مارنا, تو کیا ہم پوری کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کون سی چیز استعمال ہوئی؟ سبلیمیشن. کیا کرنا چاہیے؟ دوسری جگہ پر وہ خواہش کو فلفل کرنا. مطلب اب وہ خواہش کو فلفل کرنا ہے تو میں باکسنگ میں چلے آنا. اب باکسنگ میں کام کیا ہے؟ سامنے والے کو مارنا. یعنی صحیح جگہ پر اپنی خواہش کو فلفل کر لینا. اسی طرح اب اور دوسری جگہ پر غصہ آ رہا, باکسنگ میں نہیں جا سکتے آپ, تو کیا کرنا؟ کلاڑی لے لینا, سامنے لکڑی کے جو ٹکڑے رہتے ہیں ان کو کٹ کر لیتے بڑھ جانا, توڑتے بڑھ جانا. اسی طرح کئی اور بھی چیزیں ایگزامپل سے سبلیمیشن کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تھا ڈیفنس میکانزم, امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو بتایا گیا. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سمجھ میں آیا ہوں گا. فرائڈ کے مطابق ڈیولپمنٹ کے بھی 5 اسٹیجز ہیں. فرسٹ ون ہے اورل, سیکنڈ ون ہے اینل, تیسرا ہے پیلک, چوتھا ہے لیٹنسی, پانچواں ہے جینیٹل. بٹ وقت اجازت نہیں دے رہا, ورنہ اس کے اوپر اور 20 منٹ لگ سکتے. لہٰذا معذرت کے ساتھ جو وقت مجھے دیا گیا وہ میں, کیونکہ 2 منٹ باقی ہے, میں روک رہا ہوں, اس لیے کہ نیکسٹ دوسرے سر ابھی جوائن ہو سکتے, وہ سار کنٹینیو کر سکتے. انشاءاللہ زندگی وقت اور باقی ہے, پھر کبھی ہماری ملاقاتوں کی انٹریکشن ہوگا آن لائن پہ. اجازت دیجیے, شکریہ, خدا حافظ.